हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, द थ्री ऑर्डर। The three orders. There's an important chapter here, class 11, history. Today we discussions a most important questions here. The question arrive here. Why do we think there are people new towns were considered of fourth order? Explain. You know that that's an important question. Why do you think the people of new town were considered of fourth order? Explain. The people of new towns were considered of fourth order because of the following here. First of all, here this newly flourished town were developed with the fair and small market of centers as a result of expansion of trade. That's important. The newly flourished town were developed with the fair and small market centers here. The social and the political condition of the people were totally different from the people who belong to the farmer three orders. Belong to the farmer three orders here. There is a bank and lawyers in this town. There were banks and lawyers in this town, and there was a distinct economical organization in the form of guild, and each trade and craft industry was organized into a guild. That's important, and craftsmen found it easier to be settled in their town as a good could be produced and traded for a food. The rich traders and merchants developed it better than to the nobility here. And there were generous to be people and engaged in a trade relative activities here. And later on the cathedrals towns belong to the developed which belong to the monasteries and rich of merchants here. यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 11वीं इतिहास के जो है NCERT CBSE के अंतर्गत है। हमारे समक्ष जो चैप्टर है 3 वर्ग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं आपके अनुसार नए शहरों के लोगों को चौथे दर्जे का क्यों माना जाता था, उसके बारे में हमें बताना है कि आपके अनुसार नए शहरों के लोगों को चौथे दर्जे का लोग क्यों कहते, चौथे वर्ग में क्यों रखा गया था, यानी चौथे जो है दर्जे में क्यों रखा गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साधारण है लेकिन कन्फ्यूज़न के लिए काफ़ी पर्याप्त है। इसमें कई बच्चे तो समझेंगे ही नहीं कि चौथे दर्जे की क्या मतलब बताया गया है। हमारा चैप्टर जैसे है 3 ऑर्डर, तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर की बात क्यों कही गई है, क्यों रखा गया है, इसका कोई कारण होगा, कोई बात होगी, तो इन्हीं बातों को यहाँ पर एनालाइज करना है कि नए शहरों के लोगों के लिए निम्नलिखित कारणों से चौथे क्रम यानी चौथे वर्ग का माना जाता था और चौथा वर्ग क्यों माना जाता था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कारण अगर हम देखें तो कहते हैं व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन नए समृद्ध शहरों का विकास निष्पक्ष और छोटे बाजार केंद्रों के साथ किया गया था। यानी चौथे दर्जे का जो शहर बसाई गई थी उसमें ये पहली विशेषता थी, इसलिए इसको चौथे दर्जे का शहर के रूप में जाना गया कि व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन नए समृद्ध शहरों का विकास निष्पक्ष और छोटे बाजार केंद्रों के साथ किया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात की तरफ अगर हम नज़र करें तो लोगों को सामाजिक राजनीतिक स्थितियाँ पिछले 3 वर्गों के लोगों से बिल्कुल ही अलग थी। यानी इन लोगों की सामाजिक राजनीतिक स्थितियाँ पिछले 3 वर्ग के लोगों से
बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही जुदा थी, इसलिए इसको चौथे दर्जे का समाज माना गया। इन नगरों में बैंक और वकील थे, यानी देखा जाए तो इन नगरों में जो है बैंकों और वकीलों की भरमार थी। गिल्ड के रूप में एक विशेष आर्थिक संगठन था और प्रत्येक व्यापार और शिल्प उद्योग को एक श्रेणी में संगठित किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गिल्ड के रूप में एक विशेष आर्थिक संगठन था और प्रत्येक व्यापार और शिल्प उद्योग को एक श्रेणी में संगठित करने का प्रावधान यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। शिल्पकारों के लिए शहरों में बसना आसान हो गया, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन और भोजन के बदले व्यापार भी किया जा सकता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिल्पकारों के लिए शहरों में बसाना आसान हुआ, क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन और भोजन के बदले व्यापार किया जा सकता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अमीर व्यापारियों और व्यापारियों के कुलीन की तुलना में बेहतर विकास किया। वे लोगों के प्रति उदार थे और व्यापार संबंधी गतिविधियों में लगे रहते थे। यानी चौथे वर्ग के जो नगर थी उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि अमीर व्यापारी और व्यापारियों ने कुलीनों की तुलना में बेहतर विकास यहाँ किया था। कुलीनों की तुलना में, कुलीन भी हम अमीर वर्ग के लोग कहते हैं, लेकिन अमीर व्यापारियों और व्यापारियों से ये काफ़ी जो है यहाँ पर ये बेहतर विकास किया था और लोगों के प्रति उदार थे और व्यापार संबंधी गतिविधियों में लगे सदैव रहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। बाद में कैथेड्रल्स कस्बों का विकास शुरू हुआ जो मठ और अमीर व्यापारियों के थे। यानी देखा जाए तो यहाँ फोर्थ ऑर्डर की जो बात की गई है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव एज द मिडल important here, which cases were responsible for the rise of middle class? You know that is an important question here. Which cases were responsible for the rising of middle class here? This is an important question. The causes are responsible for the rise of middle class here important. In the crusade of lot of fiddles, Lord has been to the killed. That's the first important point here. The rising of middle class here. The growth of commerce and trade made to the trading class quite and rich and the previous here, and they in the turn south there is a favor of the king and the help him to be whenever needed. The wealthy merchant and rich traders got a many towns and cities freed from to the clutches of the federal control here. Thus, new city is a soon grow into the center of trade, commerce and education and consequently give rise to be new classes here. A new classes of the rich of merchant, patronize art, science, literatures and education. You know that as the middle class is rising, there is the most important point here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 वर्ग, क्लास 11 इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है और हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मध्य वर्ग के उदय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास के वर्ग का जो है राइजिंग होने का, उदय होने के कौन कौन से कारण थे कि मिडिल क्लास के लोग जो है कैसे आए, कैसे स्टेबलेट हुए। तो यहाँ पर बहुत सी बात है कि मिडिल क्लास का आने का क्या कारण था, क्या रीजंस थे। मध्य वर्ग के उदय के लिए उत्तरदायी कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं धर्म युद्ध में बहुत से समांतर मारे गए थे। जो धर्म युद्ध हुआ था उसमें बहुत से समांतर मारे गए थे। पहला कारण तो यही बनता है मध्य वर्ग के उदय के लिए कि जो धर्म युद्ध हुए थे उसमें बहुत से समांतर मारे गए थे। देखा जाए तो वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि ने व्यापारी वर्ग को काफ़ी समृद्ध और जो समृद्ध बना दिया। जनरल सी बात है, जब युद्ध होता है तो किसी न किसी वर्ग को फ़ायदा होता है। एक वर्ग को फ़ायदा होता है तो दूसरे वर्ग को नुकसान होता है। इसमें कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। वो राजा का अनुग्रह चाहते थे और जब भी आवश्यकता होती उसकी सहायता भी करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि उन जो लोग थे वर्जनीय व्यापार की वृद्धि में व्यापारी वर्ग को काफ़ी समृद्धि और समृद्ध बना दिया और बदले में वो राजा का अनुग्रह चाहते थे और जब भी आवश्यकता पड़ती उसकी सहायता के लिए सदैव ही जो है लोग तैयार रहते।
इवन देखा जाए तो अमीर व्यापारी और अमीर व्यापारियों ने कई कस्बों और शहरों को सामंती नियंत्रण के चंगुल से मुक्त भी करवाया गया, जिसके कारण मध्य वर्ग का उदय हुआ। यानी बहुत से अमीर व्यापारियों से जो है बहुत से कस्बों और शहरों में सामंती नियंत्रण के चंगुलों से जो है मुक्त करवाया गया, और ये इनके उदय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखा जाए तो नए शहर जल्द ही व्यापार के केंद्र बन गए। जो नए शहर थे जल्द ही जो है व्यापार के केंद्र बन गए, और यहाँ पर वर्जनीय शिक्षा व्यापार के केंद्र के रूप में काफ़ी विकास हुआ और परिणाम स्वरूप नए वर्ग का जन्म दिया। कहते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए व्यापार वर्जनीय शिक्षा का केंद्र के रूप में विकास होगा तो एक नए समाज का जो है उदय होगा, और ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जो है नए वर्ग का उदय का यही कारण बना। धनी व्यापारियों के नए वर्गों ने कला विज्ञान साहित्य शिक्षा को संरक्षण भी दिया। जो धनी व्यापारी लोग होते थे वो शिक्षा को जो है काफ़ी समझते थे, जानते थे, इसलिए इसका संरक्षण भी करते थे। तो देखा जाए तो नए वर्ग का उदय काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पर, कि नए शहर के जो विकास होने के कारण, शिक्षा में प्रसार होने के कारण, तो ये काफ़ी महत्व रखता है नए वर्गों के उदय के लिए, और ज़रूरी भी था। इवन ये भी बात महत्वपूर्ण रखता है कि धनी व्यापारी ने नए वर्गों के उदय में जो है कला विज्ञान साहित्य शिक्षा का संरक्षण किया। ये काफ़ी महत्व रखता है कि संरक्षण जहाँ पर हमें प्राप्त होता है हम उसी वर्ग में जो है सम्मिलित हो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये समय काल ऐसी थी जहाँ पर बहुत से जो है धर्म युद्ध भी लड़े गए, और कई लोगों का जो है यहाँ पर मृत्यु को भी गोद में गए। तो इन सभी कारणों से जो है मिडिल क्लास का उदय हुआ, नए वर्गों का उदय हुआ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर इज इम्पोर्टेंट, हाउ डू टेक्नोलॉजिकल चेंज इफेक्ट द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग टू 11th century? You know that's an important question here. The technology changed the effect the agriculture during to 11th centuries. Technology is the most important for the growth for the agriculture here. You know that the new use here pesticide, hybrid seeds, this is important for effect into agriculture. But 11th century is not provided there is a hybrid seeds and other. So how did the technology change the effect of the agriculture during the 11th century? That's an important question here. You know that technology change is affect agriculture for the many way here. The wooden plugs were replaced with a heavy iron trapped plug. That's important. There's a replacing here iron trapped plug because it's a very heavy. It's not a plug is easily here. It's a very heavy, but wooden plug is very lightweight and they use very easy. So the replace with the heavy iron trips plugs. The first of all here changes in the 11th century here. The matter of the harnessing is animal to be plugged improve which they enable animal to exert greater power. The horses were now to better shod with the iron horseshoes. It's a prevented to food. Food is a decline. Know that the iron horseshoes that's important. Is a prevented to food decays. You know that's important. And then increasing use to the wind and water energy for the agriculture enhance the agriculture production. The increasing use to the winds and water energy for agriculture enhanced agriculture production here. That's important. The most is an innovative change was the switch from the 2-field to a 3-field system. Now peasant could be used to the field 2 years out of 3 if they are planted it with the one crop in the autumn and the different crop in the spring as a year and a half or later. This is the most important technology take here. Now the farmer could be plant one with the beets or rather there is a second spring to rise of peas, beans and the lentils and the other. You know that's important for intelligent farming here. There is a wheat and there is a farmer has a growing, but second time here a growing of peas and beans and lentil line. That's important. There is a maintenance of fertilizing here. That's important and intelligent farming in this time. This is a part was a left of follow. That's important. The part was left is follow here. As a result,
There was immediately increase the amount of food produced from each unit of land. That's important point here because there is a best technology used in this time. Food production almost doubled. The food production almost doubled on this period of time, and there was a better opportunity for a cultivator. They could now produce a more food for the less land. More food for a less land. The average size of peasant from shrunk from about there 100 acres to be 10, 20 to 30 acres. As a result of holding a small land could be more efficiently and cultivated here. It's also reduced amount of labor. The new technology changed the cost of lot of money. That's important. The new technology changed the cost a lot of money here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं 3 वर्ग क्लास 11 हिस्ट्री, दैट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर हेयर। लेकिन हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 11वीं शताब्दी के दौरान तकनीकी परिवर्तन ने कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि 11वीं शताब्दी के दौरान तकनीकी परिवर्तन ने कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए, कृषि को प्रभावित करता है टेक्नोलॉजी। कहते हैं कृषि में जितने हम टेक्नोलॉजी की यूज़ करेंगे उत्पादन भी उतना ही बढ़ेगा। पहले के समय जो होता था टेक्नोलॉजी कमी थी तो कृषि करना संभव नहीं था, बहुत ही दुष्कर्म कार्य था। लेकिन टेक्नोलॉजी आई तो कार्य करना खेतों में आसान हो गया। लेकिन अगर तकनीक के परिवर्तन से कृषि के उत्पादन को प्रभावित करना स्वाभाविक ही रहता है। तकनीकी परिवर्तन ने कृषि को कई प्रकार से प्रभावित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं देखा जाए तो पहला पॉइंट यही बताता है कि हल्की हलों के स्थान पर अब भारी लोहे की नोक वाले हल्के का प्रयोग किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि हल्की लोहे के स्थान पर भारी लोहे की नोक वाले हलों का प्रयोग किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। पशुओं को हल में जोतने की पद्धति में सुधार हुआ, जिससे पशुओं को अधिक शक्ति लगाने में सहायता मिलती थी। अब घोड़े के लोहे की नाल पहनना बेहतर था, इसे पैरों की सरण को रोका गया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहले हल जो होता था लकड़ियों का होता था, जो बहुत हल्का होता था, इसे कृषि करना संभव नहीं थी। लेकिन जैसे ही भारी लोहे का जो नोक आ गई तो लोहे से क्या हुआ, हल जोतना बहुत आसान था और खेतों की जुताई करना काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो लकड़ी की हल होते थे वो उतनी अच्छी जुताई नहीं कर सकते थे जो कि यहाँ पर लोह के जो है नोक कर सकती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इवन देखा जाए तो पशुओं के हल में जोतने की पद्धति में भी सुधार किया गया। अब घोड़े के लोहे की नाल पहनाने बेहतर थी, क्योंकि उनके खेतों में चलने से पैर जो होते थे सड़ जाते थे, और लोहे के जो है नाल लगाने से उनके पैरों के सड़न को भी रोका गया। तो इससे काफ़ी उनको जो है फायदा हुई। कृषि के लिए पवन और जल ऊर्जा को बढ़ते उपयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि भी हमें देखने को मिला कि कृषि के लिए पवन और जल ऊर्जा को बढ़ते उपयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिला, क्योंकि जनरल सी बात है टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाएगी तो कृषि में उत्पादन भी बढ़ना एक आम बात बन जाती है। सबसे नवीन परिवर्तन 2 फीड से 3 फीड प्रणाली में स्विच करना था, यानी 2 फीड से 3 फील्ड में जो है बदलना था। अब किसान एक खेत का उपयोग तीनों में से 2 साल तक कर सकते थे, यानी खेतों का उपयोग 3 में से 2 साल तक कर सकते थे यदि वे शरद ऋतु में एक फसल लगाते और 1.5 साल बाद बसंत में एक अलग फसल उगाते। तो देखा जाए तो सब फसल लगाने की पद्धति बहुत ही अनोखी थी। देखा जाए तो अब किसान एक को गेहूं या राई के साथ लगा सकते थे, यानी यहाँ पर जो किसान थे मिश्रित खेती की तरफ अग्रसर हुए कि गेहूं या राई के साथ लगा सकते थे, गेहूं को राई के साथ यानी सरसों का खेत भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर जो है देखने को मिला हमें मिक्स क्रॉप देखने को मिला, यानी मिश्र कृषि देखने को मिला।
दूसरे को बसंत ऋतु में मटर, सेम और मसूर की फसल के लिए दूसरे को बसंत ऋतु में लगा सकते थे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन का अपनाया। आपको पता होना चाहिए कि जो दलीदार पौधे होते हैं, जो दाल उल होते हैं, उसमें जो है राइजोबियस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पौधों के लिए जो है नाइट्रोजन मुक्त कराता है, ये नाइट्रोजन देता है, क्योंकि इसके जड़ों में जो होता है, पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन नाम जो राइजोबियस नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कि जो नाइट्रोजनीकरण में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पर वैज्ञानिक रूप हमें देखने को मिला कि किसान जो थे नाइट्रोजन के लिए जो है दलीदार फसलों का भी यूज़ करते थे। इसमें मटर, सेम, मसूर होते थे। और जब गेहूं लगाते थे, गेहूं जो है सारे खेतों के न्यूट्रिशन चूस जाती थी। लेकिन उसके पश्चात मटर, दलीदार पौधे लगाने से दोबारा जो है खेतों में उर्वरकता आ जाती थी, जिसके कारण खेत की फर्टिलिटी बनी रहती थी। तो यहाँ पर देखा जाए 11वीं शताब्दी में किसानों ने बहुत दूरदर्शिता की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धतियों का जो है अनुसरण किया। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भाग पड़ती भी रह गए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसका परिणाम स्वरूप भूमि के प्रत्येक इकाई को उत्पादित भोजन की मात्रा में तत्कालिक वृद्धि हुई। खाद्य उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया। कृषकों के लिए बेहतर अवसर थे, वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन पैदा कर सकते थे, और यही तो किसान चाहते थे। किसानों खेत का औसतन आकार लगभग 100 एकड़ से घटकर 20 या 30 एकड़ रह गया। कहते जोत के परिणाम स्वरूप छोटी भूमि पर अधिक कुशलता से खेती की जा सकती थी, और इससे श्रम की मात्रा भी कम हो गई। नई तकनीकी परिवर्तन में बहुत अधिक पैसा खर्च होता था। कहते हैं नई तकनीकी परिवर्तन में पैसा खर्च होता था, लेकिन इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। देखा जाए तो जो 11वीं शताब्दी में कृषि पद्धति थी, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ बदल के रख दिया, और काफ़ी जो है लोगों ने भी, किसानों ने भी न्यू पद्धति का जो है भरपूर यहाँ उपयोग किया। क्वेश्चन अराइव हियर इज इम्पोर्टेंट। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ द नेशन स्टेट्स। यू नो दैट discuss the achievement of the nation states here. That's important. The nation states are known as the achievement. The nation states are known as the achievements. Some of them were here. The rises of the nation states cruised the power of the Lord, and this made people free from their excess. They paved way to the sitting of paces, and they taught the people to give a support their kings. The unfused the spirit of nationalism among the people of different classes here. They took a remarkable step for the consolidations of economics of state, and they contribute a lot in the development of language, literatures and architecture. You know that is important here. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 वर्ग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 11वीं CBSE NCERT हिस्ट्री। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र राज्य की उपलब्धियों पर चर्चा करना है। राष्ट्र राज्यों की उपलब्धियों पर यहाँ पर जानना है कि राष्ट्र की क्या उपलब्धियाँ थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो राष्ट्र राज्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, और इनमें से कुछ थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहली पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें हम, तो कहते हैं राष्ट्र राज्य के उदय ने राजाओं की शक्ति को कुचल दिया। जब राष्ट्र और राज्य का उदय हुआ तो राजाओं की शक्ति कुचल गई, क्योंकि कारण ये था कि राष्ट्र और राज्य होने से यहाँ पर डेमोक्रेसी हो गई, और इससे जो राजाओं की शक्ति थी उनकी शक्ति तहस नहस हो गई, और इससे लोगों को उनकी ज्यादतियों से मुक्ति मिल गई। यानी जो राजा ज्यादती करते थे, जो तनाशाह होते थे, उनसे लोगों को जो है मुक्ति मिली, और ये ज़रूरी भी था कि उनको मुक्ति दिलवाई जाए। उन्होंने शांति स्थापित करने की मार्ग जो है प्रस्त किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि उन्होंने शांति स्थापित करने का मार्ग जो है प्रस्त किया। इवन देखा जाए तो उन्होंने लोगों को अपने राजाओं का समर्थन करना भी सिखाया। राष्ट्र राज्य की उपलब्धियां यही थी
कि इन्होंने लोगों को अपने राजाओं का समर्थन करना भी लोगों को सिखाया। उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों में राष्ट्रता की भावना का भी संचार किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कोई भी देश तब तक सफल नहीं होता है जब तक लोगों में अपनी राष्ट्रता की भावना नहीं होती है। जिनमें राष्ट्रता की भावना नहीं होती है वो कदाचित आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इवन देखा जाए तो इन्होंने राज्यों की अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने के लिए उल्लेखनीय कदम भी उठाए। तो राष्ट्र राज्य की उपलब्धियाँ बहुत है और यहाँ पर हम कुछ जो है कदमों पर विचार कर रहे हैं, कुछ राष्ट्र और राज्य उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आखिरी बात यही रहती है कि उन्होंने भाषा, साहित्य और वास्तुकला के विकास में योगदान दिया। तो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपके समक्ष रखा। ये काफ़ी ज़रूरी भी एग्ज़ाम व्यू से, तो आपको समझना की ज़रूरत है कि राज्य राष्ट्र की उपलब्धियाँ क्या थी और ये उपलब्धियाँ जो है किसी भी देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण रहती है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से है, लग रहा है साधारण, लेकिन कहते हैं साधारण को साधारण नहीं समझना चाहिए। एग्जाम व्यू से हर क्वेश्चन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको करना ज़रूरी है। कहते हैं जिसको आप आसान समझ लेते हो वही, कहते हैं ना कि छोटा चीज़ जो होती है ना घाव बहुत तगड़ी करती है। छोटा क्वेश्चन ही बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। MCQ आता है आज के एग्ज़ाम में, आंसर भी सामने होता है, फिर भी वो लोग नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि उनको समझ नहीं होती है। और आपको पता है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाती, क्योंकि ये तो बहुत हैरानी वाली बात है ना कि क्वेश्चन आपके समक्ष है, उसकी आंसर भी आपके समक्ष है, लेकिन फिर भी हम करने में सक्षम नहीं हो पाती। तो ये बहुत बड़ी बात है। कारण होता है कि छोटा चीज़ ही बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचा देता है। और ये बात यहाँ क्वेश्चन भी कहता है कि छोटा है, क्वेश्चन कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद कर लेना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। The next question arrive here. What were the causes that lead to be a decline of the feudalism in Europe? You know that's an important question. What were the cases that lead to be decline of the feudalism in Europe? From the 8th to 12th century CE, feudalism is proposed in Europe, and there was a step decline of feudalism in Europe. The following cases lead of the downfall. First of all, here rise of the power of monarchies. That's important. The rise of powerful of monarchy here. Powerful monarchies is a there's way for the decline of feudalism. It is a rose in France, Spain, and England. That's important causes here. The decline of the feudalism here. There are powerful monarchies. There is a way to the decline of feudalism here. And the next year, rise of nationalism. You know that is important. Rise of nationalism here. Education spread in the nation. The spirit of education are used. The spirit of nationalism among the educated middle class. That's an important cases here. To decline of here. The education spread in the nations. Education spread in the nation. The spirit of education aroused. There is spirit of nationalism among the educated middle class. The education is the most important. Open the many way here. But the federals, Lord, were quite opposed to their nationalism. That was why the educated people turned against the feudalism. Educated people turn against the feudalism here because it's open the many way here. They could not be tolerate its excitement. There were to be side of their rules and not with the lords. The result was rulers become more and more powerful. That is important reason the causing here a decline of here the rises of nationalism. The next year, the rise of middle classes here. The rise of middle class, a new invention in carriage, trade and industry. You know that is important. Your declines here. New invention in carriage, trade and industry. The result was the emergence of the middle class in the town and cities. The result was emergence of the middle class in the town and cities. The middle class desired space for the promotions of commerce.
द मिडिल क्लास हियर डिज़ायर पेस फॉर द promotion of commerce and industries and craft. They want to be get rid of the nobles who were always engaged in the constant war here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 वर्ग क्लास 11th हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी सीबीएसई के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से कि वो कौन से कारक थे जिनके कारण यूरोप में समानतावाद का पतन हुआ। आखिर देखा जाए तो फेडरलिज्म का डिक्लाइन होने के कारण क्या बना, कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण यूरोप में समानतावाद का जो है पतन हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे कुछ कारण है जिन पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। समझेंगे कि आखिर वो 3 कारण कौन थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यूरोप में समानतावाद का विकास हुआ। यूरोप में समानतावाद का भारी पतन हुआ और इसके लिए निम्नलिखित कारणों इसका पतन के कारण बने। और सबसे पहला कारण तो यही बना कि शक्तिशाली राजतंत्र का उदय। शक्तिशाली राजतंत्र का उदय काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं शक्तिशाली राजतंत्र ने समानतावाद के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। शक्तिशाली राजतंत्र, क्योंकि राजतंत्र होगा तो जनरल सी बात है समानतावाद के पतन का जो है मार्ग जो है प्रशस्त हुआ और प्रशस्त भी किया। और ये फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड में भी बढ़ा। देखा जाए तो शक्तिशाली राजतंत्र ने जो है समानतावाद के पतन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसी कारण फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड में भी इसका जो है बढ़ापा मिला, यानी इसको काफ़ी बढ़ाया गया, काफ़ी इसको आगे ले जाया गया। अगला जो बात आती है राष्ट्रवाद का उदय। एक बात तो सत्य है कि शिक्षा वो साधन होती है जो इंसानों को जगाती है। शिक्षा के प्रसार ने बड़े बड़े लोगों को जो है धराशायी कर दिया, क्योंकि शिक्षा के कारण इंसान के चक्षु जागते हैं तो वहीं कई बातों का जो है लोग अनुसरण करना सीख जाते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर समतावाद का जो है विनाश होने का सबसे बड़ा कारण जो बना शिक्षा बना। कहते हैं राष्ट्रवाद का उदय होना, और राष्ट्रवाद का उदय होने में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान था। राष्ट्र में शिक्षा का प्रसार हुआ और शिक्षा के प्रसार से शिक्षित मध्य वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना जागृति हुई, क्योंकि शिक्षा के प्रसार से ही हम जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी भी देश में किस प्रकार क्रांति हुई, कैसे जो है वहाँ के लोग शासन करते हैं, और शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। परंतु सामंत राष्ट्रवाद के घोर विरोधी थे। सामंतवाद जो थे राष्ट्रवाद के घोर विरोधी थे और इसलिए शिक्षित लोग समानतावाद के विरुद्ध हो गए और वो इसके अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे अपने शासन के पक्ष में न कि प्रभुओं के साथ परिणाम यह हुआ कि शासक और अधिक शक्तिशाली हो गया। बात सत्य है कि शिक्षा का अगर प्रसार नहीं होगा तो शासक वर्ग जो होगा आम व्यक्तियों को शोषण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शोषण होने का भी आज यही कारण बनता है कि आज सरकार भी इसी बात का अनुसरण करती है कि लोगों को अनपढ़ रखा जाए और लोगों को जो है सताया जाए। तभी तो देखते हो कि दोस्तों की शिक्षा का स्तर हमारे देश में ऊंचा नहीं हो रहा है। मैं तो कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा हूँ कि अगर सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाजनक है, बहुत अच्छा है, तो ये बड़े बड़े मंत्री लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन जब ये सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है और काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये सरकारी नौकरी ही क्यों प्राप्त करना चाहते हैं और सरकार में ही क्यों जाना चाहते हैं? जब शिक्षा आपने सरकारी स्कूल से ग्रहण नहीं किया तो नौकरी सरकारी क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका आंसर आप स्वयं ही जानते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिन्होंने ये स्कूल का निर्माण करवाई है वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है उन पे कोई मंत्री जी ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ का बच्चे को सिर्फ क्लास को आगे बढ़ाया जाता है, क्लास आगे निकाला जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं सीबीएसई आज दो रवैया अपना रही है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि आज बच्चों की मानसिकता गिर गई है। क्या बच्चे आज सॉफ्ट दिमाग के हो गए हैं? अगर ऐसा नहीं है
तो सीबीएसई ने इतना सिलेबस क्यों घटा दिया है? आज किताब की साइज देखोगे ना तो आपको हंसी आएगा। ये किताब की साइज जैसे पहली नर्सरी क्लास के बच्चों से भी छोटी हो गई है, पतली हो गई है। आखिर क्यों? सीबीएसई को क्या लगता है कि आज हमारे भारत का देश में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब के सब कुछ समझ ही नहीं उनके अंदर। अगर ऐसी बात है तो आपने सिलेबस क्यों घटाया? किस कारण से घटाया? क्या इसमें आपको फायदा हो रहा है कि बच्चे जो है आधे जानकारी के साथ आगे बढ़ें? पहले कितना कुछ होता था, कहते हैं 10th क्लास के बुक में ही होते थे इतने सारे कुछ, 8th में होते थे, सब कुछ बच्चे समझते थे और अच्छे नंबर भी लेते थे। लेकिन आज ये क्या हो गया? सरकार को इतना सिलेबस घटाने की क्या जरूरत पड़ गई? आज मेरा प्रश्न सीबीएसई से भी है कि आपने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? क्या आपने बच्चों को क्या कमज़ोर समझ लिया है? क्या भारत में उन बच्चों को जो बढ़ाना चाहते हो जो अनपढ़ हो, जिसमें समझ नहीं हो, जो इक्का दुक्का चैप्टर रट के जाएं और पास हो जाएं और आगे अपना जीवन जी ले? कहते हैं जितने क्वेश्चन दिमाग में होगी, जितने सिलेबस होता है, बच्चों पर बर्डन बनती है, वो बच्चे अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उसका माइंड भी खुलता है। लेकिन आपने जो सिलेबस को अधूरा कर दिया है, क्यों किया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इससे समझ सकते हो कि ना तो हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं होगा किसी बात का। आज पास होना बहुत आसान है। आप थोड़ा पढ़ लीजिए, लिखने आपको अच्छा से आए, आपको कोई भी एग्जाम में फेल नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर मेरी गारंटी है। लेकिन बात यहाँ पर यही उठता है ना कि बच्चों को क्या समझ में आई है, बच्चे ने अरे क्या सोचा है, क्या विचार किया है, इस पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आज डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने वाले बच्चों की कमी नहीं है। कहते हैं बच्चे बेशक ही पढ़ने में अनपढ़ हो, लेकिन एक बार डिप्लोमा डिग्री कोर्स में एडमिशन करा तो लें, वो 100% पास होके ही निकलेंगे। ये मेरी गारंटी है। एक बार तो आप एडमिशन करवा कर देख लो तो आप समझ सकते हो कि शिक्षा क्षेत्र आज कितना गिर गया है। तभी तो आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंजीनियर पुल बनाता है, पुल उद्घाटन के समय ही गिर जाता है। बड़े बड़े महल ठोके जाते हैं, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। बिजली बनाए 2 ही दिन में गिर जाता है। रोड बनाए जाते हैं, 2 ही दिन में बरसात में उड़ जाती है रोड, पता ही नहीं लगता कहाँ है। तो इससे क्या कारण है? घटिया किस्म की सोच, घटिया किस्म की बातें। तो ये शिक्षा का स्तर है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए समानतावाद के अंत के लिए शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। और जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले अमेरिका में शिक्षा को स्तर को ऊंचा किया गया, क्योंकि उनको समझ थी कि शिक्षित व्यक्ति ही देश को चला सकते हैं। लेकिन हमारे देश में तो कहते हैं आज ये मंत्री जी की ये क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है। आज मंत्री जी को ये देखे जाते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को ख़त्म किया है, कितना आपराधिक केस उन पर दायर है। नहीं तो हमारे देश में देखिए, जितने भी देख लीजिएगा, ऐसा कोई मंत्री नहीं होंगे जिन पे साफ चिट्ठा हो, कोई अदालत में केस ना हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। सब में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ केस मिल ही जाएगा। साफ व्यक्ति तो कभी जा ही नहीं सकते राजनीति में। जाते हैं तो उनको हटा देते हैं, ऐसे जैसे दूध में कोई मक्खी पड़ जाता है वैसे हटा देते हैं अच्छे इंसानों को। तो ये क्या है? तभी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे जो हमारे समक्ष पॉइंट आया है, मध्य वर्ग का उदय। कहते हैं नए आविष्कारों के व्यापार तथा उद्योग को प्रोत्साहन मिला और इसका परिणाम यह हुआ कि कस्बों और शहरों में मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग वर्जनीय उद्योग और शिल्प की उन्नति के लिए शांति चाहता था और उन सरदारों से छुटकारा पाना चाहता जो सदैव युद्ध में लगे रहते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मध्य वर्ग के उदय ने जो है यहाँ पर पतन करने का सबसे बड़ा रास्ता चुना, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो शांतिमय जीवन जीना चाहते थे। आज देख लीजिए, कोई भी इंसान से पूछ लीजिएगा तो उसको युद्ध से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको जो है सिर्फ अपना शांतिमय जीवन जो है व्यतीत करना है। कहते हैं आज जीवन भी इंसानों का घट गया है। आज 60-70 साल से भी नहीं रहे ज़िंदगी। तो लोग कहते हैं जितना दिन हमने धरती पे रहना है कम से कम प्यार खुशी से जो है बिता लें। ऐसे ही लाखों बीमारी इंसान को सता रही हैं। लेकिन हमें पता है कि यहाँ के लोगों को, हमारे धरती के लोगों को ना शांति पसंद ही नहीं है। तभी आए दिन छोटी छोटी बातों पर जो है महा युद्ध खेलते रहते हैं। इनको लिए तो युद्ध ऐसी होती है जैसे बच्चे का ना छोटा मोटा गिल्ली डंडे के खेल हो। ऐसे बम गिरा रहे होते हैं दूसरे देशों पे, जैसे बम ना हो, मिठाई बरसा रहे हो। क्या है आखिर? लोगों को शांति पसंद नहीं आती है क्या? अरे छोटी छोटी बातों पे आपने लड़ाई किया है, मंत्री लोग लड़ाई करते हैं, आम जनता लड़ाई नहीं करने जाती है। लड़ाई करते हो आम दोनों को तलवार पकड़ा दो, लड़वा दो, जो जीतेगा वो हो गया, कहानी खत्म। जनता क्यों पीस रही है?
कभी मंत्री लोग देखने आते जनता का दर्द कैसी होती है। बच्चे बैठे उनके माँ के लाश पड़े हुए, बाप का सब पड़ा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, बिलट रहे हैं, बच्चों का गला कटवा काट रहे हैं। क्या है, आज कोई पावर नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। तो वही तो कह रहा हूँ, हम आधुनिक युग में हैं, कल पुर्जों के युग में हैं, लेकिन हमारी सोच कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूँ, आम जनता से आप पूछ लीजिए क्या उनको शांति चाहिए कि युद्ध चाहिए। तो मेरा विश्वास है आपका भी विचार यही होगा कि आप शांति चाहोगे, प्यार से रहना पसंद करोगे। आज युद्ध करना कोई नहीं चाहता है, खून खराबा कोई नहीं करना चाहता है। कहते हैं सुबह उठो, काम करो, अपने कार्य में लगन रहो, यही ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी से ना दुश्मनी, ना किसी से लेना ना देना, अपना काम से सिर्फ मतलब रखो, अपने आओ सो जीवन जियो, यही इंसान का जो है एक महत्वपूर्ण अंश है। हम वो नहीं हिटलर की तरह कि जो युद्ध ना करता हो वो इंसान ही ना हो, ये कोई मतलब नहीं है यहाँ। अगर ये बात अगर हम हिटलर के समझते तो महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। तो यही तो बात है, आप गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करोगे कि हिटलर की विचारधारा को फॉलो करोगे, सोचना आपको है, समझना आपको है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, discuss the detail about the emergence of cathedral. That's important. There is the emergence of cathedrals here. You know that from 12th century, a large churches were built in France. 12th century is the most important time period here. The build of large amount of churches in this time, and they were not the cathedral. Is there belong to the monasteries. The cathedrals is belong to be monasteries, and the various group of people contribute a lot to be their construction in from the labor to the materials and money. Know that's important. The various group of people contribute a lot to there is here labor, materials and money here, because construction of there. And along with it is rich of merchants also spend money by the making donation to the churches, and cathedrals took many years in their completions here. You know that's important. The cathedrals here, and after their completions, there is a become the center of pilgrim image is a small town also grew a lot. The specialty of the design of cathedrals was their voice of priest, and could be clearly heard within the hall where a number of people gathered, and their voice could be heard even from a far off distance. Their voice could be heard even for a far off distance here. For the window stand glass was used. That's important. For the window stand glass was used on this time. During the day, the sunlight would make them to the radiant from people inside the cathedrals, and after sunset, the light candles would make them to the visible to the people outside. Know that during the day, the sunlight would make them to radiant from people inside the cathedral, and after the sunset, the light candles would make them to the visible to people to the outside. That's an important point here. The stained glass windows narrated their story in the Bibles through their picture, and which even the literate people could be read. That's an important point here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीन वर्ग जो है क्लास 11 हिस्ट्री के अंतर्गत है, CBSE NCERT। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आया है, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। आज अगला क्वेश्चन जो है गिरजाघरों के उद्भव के बारे में आपने बताना है कि गिरजाघरों का उद्भव कैसे हुआ और कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे बनाया गया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, जो गिरजाघरों को कैसे बनाया गया, कैसा इसके उद्भव हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न उठता है। देखा जाए तो गिरजाघर के उद्भव के बारे में हम विस्तार पर हम चर्चा करें तो कहते हैं 12वीं शताब्दी से फ्रांस में बड़े बड़े चर्च बनाए गए थे। 12वीं शताब्दी देखा जाए तो चर्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो है फ्रांस में बड़े बड़े चर्च का जो है निर्माण करवाया गया, और एक कैथेड्रल के नाम से जाना लगा।
और ये मठ के थे, यानी इन्हें कैथेड्रल्स के नाम से जाना जाता था और ये मठों के थे। लोगों के विभिन्न विभिन्न समूह ने श्रम, सामग्री और धन के रूप में उनके निर्माण में बहुत योगदान दिया। यानी देखा जाए तो गिरजाघरों के निर्माण के लिए आम लोगों की यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि आम लोगों के दान से ही गिरजाघरों को बनाया गया और इसमें लोग जो है श्रम, सामग्री, धन के रूप में उनके निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो साथ ही अमीर व्यापारी चर्चों के दान देकर भी पैसा खर्च करते थे, यानी इनके साथ ही अमीर व्यापारी भी चर्चों को दान देकर भी जो है पैसा खर्च किया करते थे और कैथेड्रल को पूरा होने में कई साल लग गए। जो कैथेड्रल है उसको होने में, बनने में, जो गिरजाघर है बनने में देखा जाए तो कई साल लग गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें जो है अमीर व्यापारी चर्च को दान देकर पैसा खर्च किया करते थे इन गिरजाघरों के बनाने के लिए, तो ये महत्व रखता है। इसके पूरा होने पर ये तीर्थ स्थल बन गए और छोटे छोटे शहर का खूब विकास हुआ। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने देखा है, जाना है, जितने भी कहते हैं संसार में महापुरुष आए उन्होंने तीर्थ यात्राओं को जो है खंडन किया, लेकिन बाद में उन्हीं का ही तीर्थ यात्रा बना दिया गया, तो ये तो आम बात है। तो यहाँ पर उनके पूरे होने पर जो है लोग जो गिरजाघर बनाए गए उनको तीर्थ स्थल बना लिए और छोटे छोटे शहर का जो है विकास। अब जनरल सी बात है, जहाँ पर तीर्थ स्थल होगा उन शहरों का विकास होगा। कारण क्या होता है कि वहाँ पर देखने के लिए, जानने के लिए बहुत से लोग जाते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा व्यापार हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ देखा जाए तो गिरजाघरों के निर्माण के कारण ही यहाँ पर तीर्थ स्थल बनाए गए और इससे जो है शहरों का विकास होना सुनिश्चित किया। गिरजाघरों के डिजाइन की खासियत यह थी कि हॉल के भीतर जहाँ कई लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पुजारी की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। यानी देखा जाए तो गिरजाघर के बनाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। गिरजाघर के डिजाइन की खासियत यही थी कि हॉल के भीतर जहाँ कई लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पुजारी की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दी जाती थी। इसकी आवाज़ दूर से भी सुनी जा सकती थी, यानी ऐसे उसको डिज़ाइन किया गया था। इवन देखा जाए तो खिड़की के लिए रंगीन शीशे का भी प्रयोग किया गया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। खिड़कियों के लिए रंगीन शीशों का उपयोग किया गया था। इसकी आवाज़ जो है दूर तक भी सुनी जाती थी और जो कैथोलिक के होते थे फादरी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उनका आवाज़ जो है दूर दूर तक जो है उनकी सुना जा सकता था। जो पुजारी थे उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। देखा जाए तो खिड़कियों में रंगीन शीशे का भी प्रयोग हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते दिन के दौरान सूरज की रोशनी उन्हें गिरजाघरों के अंदर के लोगों के लिए उज्ज्वल बनाती थी। यानी ऐसे निर्माण किया गया था कि सूरज की रोशनी गिरजाघरों में अंदर तक जा सके और गिरजाघर को उज्ज्वल कर सके और सूर्यास्त के बाद हल्की मोमबत्ती उन्हें बाहर के लोगों को दिखाई देती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डिजाइन करने की पद्धति थी। इवन देखा जाए तो रंगीन कांच की खिड़कियाँ बाइबल की कहानी को चित्रों के माध्यम से बताती थी, जिन्हें अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिला कि रंगीन कांच की खिड़कियाँ बाइबल की कहानियों को चित्रित थी, यानी वहाँ चित्रों से प्रकट थी और चित्रों को समझना अनपढ़ के लिए भी आसान होता है। इसलिए इसमें खासियत थी कि रंगीन कांचों पर जो है बाइबल की कहानियों को जो है अंकित किया गया, जिसको कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत ही आसानी से उसको जो है समझ सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ गिरजाघरों की खासियत थी और इन गिरजाघरों के बनाने में सभी लोगों ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सब ने धन भी दिया, मटेरियल भी दिया और अपना श्रम भी दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन्हीं कारणों से जो है गिरजाघरों को जो है निर्माण करवाया गया और बाद में यही गिरजाघर जो है तीर्थ स्थल के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पर जो है छोटे शहर जो है का विकास हुआ, काफ़ी विकसित हुआ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बना। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपाण सॉल्यूशन के साथ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, अगर और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो जनरल सी बात है, आप त्रिपाण सॉल्यूशन की मदद कर सकते हो। और मदद करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही केयर होता है। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और बस से लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा
तभी जो है आने वाले समय में आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर एम तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।